नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। रात के 8 बज चुके हैं। अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए, बुरी खबर से परंतु अच्छाई ढूंढ लाए, ऐसी ही अच्छी खबर सच्ची खबर हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले नजर उन खबरों पर जिन पर आज हमारा फोकस रहने वाला है। भीषण गर्मी में मानसून मेहरबान हो चुका है, लेकिन कब तक पड़ती रहेगी राहत की फुहार, बताएंगे आपको। लिफ्ट में जाने के चक्कर में 12 लोग हवा में लटक गए। ऐसा तब हुआ जब गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट बीच में ही रुक गई। आगे क्या हुआ विस्तार से बताएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या है देश का मूड। भोपाल में प्रधानमंत्री के एक बयान के बाद समान नागरिक संहिता पर बहस तेज हो गई है। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात मानसून की। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। इस बरसात के चलते पूर्वोत्तर के राज्यों में नदियां उफान पर हैं और एक बड़ी आबादी इस वक्त बाढ़ के संकट से जूझ रही है। वहीं उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों में भी अब मानसून की भारी बरसात का असर दिखने लगा है। सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ी राज्यों में है, जहां लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से लोगों और पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन इन मुश्किल हालात में भी लोगों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियां पूरी ताकत से जुटी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि देश के 11 राज्यों में अगले 48 घंटे में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। देश के अलग अलग राज्यों में कैसा है मानसून का मिजाज, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मानसून की बारिश हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। मानसून के एक्टिव होते ही नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो गया है, खासकर पहाड़ी राज्यों में, जहां इस वक्त मैदानी राज्यों के मुकाबले ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई है, जहां मछली पकड़ने गए 7 मजदूर एक नदी के तेज बहाव में फंस गए। देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और इन मजदूरों की जान पर बन आई। इस बात की भनक जैसे ही प्रशासन को लगी, रेस्क्यू टीमों ने रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में इन मजदूरों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया और कुछ घंटों की मेहनत के बाद सभी को बचा लिया गया। तब जाकर इन मजदूरों की जान में जान आई। आपको कोई चोट तो नहीं लगी? आगे के लिए जहाँ पर का मौसम है तो ऐसा नहीं करना। जम्मू कश्मीर की तरह ही हिमाचल और उत्तराखंड में भी मानसून की बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पहाड़ खिसक रहे हैं और तो और रास्तों को भी इस बारिश से नुकसान हो रहा है। इन मुश्किल हालात में भी बंद रास्तों को खोलने में टीमें पूरी ताकत से जुटी हुई हैं, ताकि यातायात को बहाल किया जा सके। दोनों ही राज्यों में प्रशासन ने मानसून को देखते हुए लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। लगातार बारिश जनपद में हो रही है और उससे नदी हमारी अचानक कभी उसका जल प्रवाह बढ़ जा रहा है, तो नदी किनारे जितने भी लोग रहते हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो नदी किनारे जाने से बचें। और कहीं भी कोई इस तरीके की आपदा संबंधित अगर घटना घटित होती है तो हमारा जो कंट्रोल रूम के जो 24 घंटे सुचारू है, उन नंबरों में अपना सूचना दर्ज करा सकते हैं और सभी बारिश के समय में अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जहां तक रोड की जो हमारी यूटिलिटी की बात है, पिछले कल काफी रोड्स बंद थे, जिसमें कि जो है 301 के आसपास हमारे रोड्स बंद थे। लेकिन अभी जो हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है उसके तहत जो है अभी तक 116 रोड जो है अभी भी कहीं ना कहीं पे बंद है, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं वो 106 अभी तक बाधित है और 70 जो है हमारी वाटर सप्लाई स्कीमें जो है बाधित है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, हम लोगों ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से सभी लाइन डिपार्टमेंट्स और जिलाधीशों के साथ एक बहुत व्यापक मीटिंग की थी, जिसमें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीडब्ल्यूसी, आईएमडी और जितने भी हमारे लोग होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, उनको सम्मिलित किया गया था और उसमें डायरेक्शन दी गई थी कि किस प्रकार से डील करना है। इस वक्त 4 धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रास्ते में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जवानों की तैनाती जगह जगह की गई है, जो लोगों को झरनों और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं।
पहाड़ी राज्यों जैसा ही हाल मैदानी राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। राजस्थान के बूंदी से आई इन तस्वीरों को देखकर मानसून के मिजाज का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, जहां कुछ देर की मूसलाधार बारिश से झरने और नदियां उफान पर आ गए और इनका पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखा। पंजाब और गुजरात के भी अलग शहरों में मानसून के बादल इसी तेवर के साथ बरस रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन इसी तरह पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लिहाजा इन राज्यों में प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। उधर पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ के चलते बिगड़े हालात अब थोड़े बेहतर होने लगे हैं। नदियों के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है। फिर भी अभी भी राज्य के 15 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ के संकट से जूझ रही है, जिनकी मदद के लिए प्रशासन की अलग अलग टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे और बूंदी से भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट के बाद अब आपको देश के 4 अलग अलग राज्यों राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मौसम वैज्ञानिकों की जुबानी बताते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों कैसा रहेगा इन राज्यों में मौसम का मिजाज। पूर्वी राजस्थान के जो ज़्यादातर इलाके हैं उनमें मानसून पिछले 24 घंटों में ही प्रवेश कर गया है। पिछले 2 दिन से यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान में फेयरली वाइड स्प्रेड रेन है, ज़्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश है और कुछ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी लगातार रिपोर्ट की जा रही है। सबसे यदि पहले संभागवार यदि बात करें तो आप मैप से देख सकते हैं कि ये जो कोटा संभाग के सभी जिले हैं, इसमें भरतपुर संभाग के सभी जिले हैं, इसके अलावा जो उदयपुर है, अजमेर है और जयपुर संभाग के, तो पूर्वी राजस्थान के जो 5 संभाग है उनके ज़्यादातर भागों में मानसून पहुंच गया है। केवल जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, चाहे जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है और उसके आसपास के लगने वाले जो शेखावटी क्षेत्र हैं वहाँ पे, इसके अलावा नागौर और जो पाली जालौर का इलाका है, यहाँ अभी मानसून नहीं पहुंचा है और फिलहाल सिचुएशन जो है वो काफ़ी अनुकूल है मानसून के आगे बढ़ने के लिए। तो अगले 2-3 दिनों में कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने और कवर करने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। पिछले 24 घंटे में जो लो प्रेशर एरिया जो एक्टिव था वो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ रहा है। अभी जो उड़ीसा के जो उत्तर उड़ीसा के आभ्यंतरीण इलाका है उसमें वो एक्टिव है। उसके वजह को उसको जो इन्फ्लुएंस है मेनली हमारा इंटीरियर उड़ीसा में कुछ जगह में बारिश का चांसेस है। खास करके 11 जिलों को हम ऑरेंज वार्निंग जारी किए गए हैं। झारसुगुड़ा, हमारा जो है सुंदरगढ़, बरगढ़ और बलांगीर, ये सब और संबलपुर, ये सब जिलों में हम ऑरेंज वार्निंग जारी किया। उसके आसपास इलाके जैसे जिले हैं केवंझर, सुंदरगढ़ है, अनुगुल है और हमारा कंधमाल, कलाहांडी, नुआपड़ा, ये सब जिलों में भी हमें ऑरेंज वार्निंग जारी, लगभग 11 जिलों को ऑरेंज वार्निंग जारी किया गया है और 9 जिलों को भी येलो वार्निंग जारी किया गया है। तो अभी आगामी आने वाले 24 से 48 घंटों में ये जैसे जैसे कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो बारिश की एक्टिविटी धीरे धीरे हमारे प्रदेश में ज्यादा होने लगेगी। आगामी 5 दिनों के फोरकास्ट की बात करें, देखिए ये जो एक्टिव स्पेल है ये आगामी 5 दिनों मतलब 1 तारीख तक जारी रहने की संभावना है और इसके चलते जो अलर्ट जारी किया, देखिए आज 27 तारीख को जो हमारे प्लेन और जो मिडिल डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ 1-2 स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी बारिश होने की संभावना बनी हुई है और 28, 29, 30, 31 को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रदेश के लिए और कल से मतलब 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना है इसी दौरान। और अब एक ऐसी खबर जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग अपनी हाउसिंग सोसाइटी, दफ्तर, मॉल, कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लिफ्ट में तकनीकी खामी की वजह से लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं और कभी कभी हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना यूपी के गाजियाबाद जिले की हाउसिंग सोसाइटी में सामने आई है। वहां गोविंदपुरम इलाके में 2 बच्चों समेत दर्जन भर लोग लिफ्ट में 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे, जिन्हें हाउसिंग सोसाइटी के ही लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। कब और कैसे हुई ये घटना, इस रिपोर्ट में जानिए। कभी इंदौर, कभी लखनऊ, कभी नोएडा तो कभी ग्रेटर नोएडा, लिफ्ट खराबे की कई घटनाएं हाल के दिनों में देखने को मिली हैं। इस फहरिस्त में एक और घटना जुड़ गई है।
इस बार गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट अचानक खराब हो गई। 1.5 मिनट का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो इसी घटना का है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाहर खड़े कुछ लोग लिफ्ट में फंसे लोगों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। ये घटना 3 दिन पहले शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है, जब हाउसिंग सोसाइटी के डी ब्लॉक में लगी लिफ्ट अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय लिफ्ट में करीब दर्जन भर लोग मौजूद थे, जो लिफ्ट में 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। कंडोलेंस के लिए मेरे कुछ गेस्ट आए थे यहाँ पर हमारे घर पर, तो जाते जाते उन्होंने देखा कि गार्ड भागता हुआ आया है, तो गार्ड ने कुछ नहीं बोला, वो चाबी लेके लिफ्ट खोलने लगा। लिफ्ट उससे खुली, फिर मेरे ही जो गेस्ट थे उन्होंने हेल्प करी खोलने में, दरवाजा पकड़ने में। बाहर से कोई आया नहीं, उन्हीं लोगों ने हेल्प करके वहां देखा तो आधा ही लिफ्ट खुली हुई थी, तो उन्होंने देखा कम से कम कुछ नहीं तो 8 लोग बड़े और 2 छोटे बच्चे वहां पर फंसे हुए थे। लिफ्ट फंसने के बाद लोग घबरा गए और चिल्लाने लगे। तब जाकर सोसाइटी का गार्ड और आसपास के रेजिडेंट मौके पर पहुंचे, जिसके बाद किसी तरह लिफ्ट को मैन्युअली खोला गया और फंसे हुए लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद हाउसिंग सोसाइटी के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि वो हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर हजारों रुपए देते हैं। आरोप है कि बावजूद इसके ठीक से काम नहीं किया जाता है और इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। मेंटेनेंस तो सर यहाँ की बहुत ज्यादा खराब है। लिफ्ट पहले भी कई बार फंस चुकी है, लेकिन वीडियो नहीं बनी, तो उन्हीं में से एक ने वीडियो बना के मुझे बोला, क्योंकि उनमें से कुछ लॉयर्स थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ का हाल तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, इस चीज़ को ठीक क्यों नहीं कराते। तो मैंने कहा देखिए, ये तो मेंटेनेंस वालों पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। सोसाइटी में लिफ्ट का मेंटेनेंस किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है ये तो आरडब्ल्यू ही बता पाएगी, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। लिफ्ट पहले भी फंस चुकी है। ईश्वर की कृपा ये रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। दिल्ली एनसीआर के शहरों में बड़ी संख्या में लोग हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आने जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह से लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया हो। ऐसे में इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि लिफ्ट की मेंटेनेंस ठीक वक्त पर सही से हो, ताकि भविष्य में किसी अनहोनी से बचा जा सके। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ मयंक गौड़, गुड न्यूज टुडे। और अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिस पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान है जो उन्होंने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के शुभारंभ के दौरान दिया। उन्होंने समान नागरिक संहिता पर 2 टूक बयान देते हुए कहा कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़का रहा है। सिर्फ वोट बैंक के लिए समान नागरिक संहिता का विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के ये लोग हितैषी नहीं हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं
अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब 22वें लॉ कमीशन यानी विधि आयोग ने एक आधिकारिक ईमेल आईडी जारी कर इस मुद्दे पर धार्मिक संगठनों और आम लोगों के सुझाव मांगे हैं। 30 दिन का समय दिया है। आपको बताएं कि 13 दिन इस मोहलत में बीत चुके हैं। दरअसल भारत में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी बोझ पड़ता है। भारत में हिंदू समुदाय के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है, तो मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। यानी शादी, तलाक, संपत्ति, विवाद, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में हिंदुओं के लिए अलग अलग कानून हैं और मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तेज हो गई है। समान नागरिक संहिता के समर्थन या विरोध में कही जा रही बातों के बीच आसान भाषा में इसे समझने का वक्त आ गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का साफ मतलब है एक देश एक कानून, यानी इस देश में रहने वाले किसी भी धर्म, जाति या लिंग से ताल्लुक रखने वाले नागरिक के लिए एक कानून होगा जो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने या संपत्ति के बंटवारे पर सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा। यानी इन विषयों पर धर्म के आधार पर हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग अलग कानून नहीं बल्कि एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जिसका अर्थ यह भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान कानून होगा जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। यानी मुस्लिमों को भी 3 शादियां करने और पत्नियों को महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा भी खत्म हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत भी समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया। इसे लेकर लंबे समय से एक बड़ी बहस चली आ रही है। विधि आयोग ने 7 साल पहले यानी 2016 में भी आम लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय ली थी। उसके करीब 2 साल बाद यानी मार्च 2018 में उसने अपनी रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें उस वक्त समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड को लागू करना जरूरी नहीं बताया गया था। समान नागरिक संहिता को लेकर देश में सबसे पहले चर्चा 1835 में हुई थी, जब भारत पर राज कर रही ब्रिटिश हुकूमत ने समान नागरिक संहिता को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। इस ब्रिटिश रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे मुद्दे को लेकर कानून में समानता लाने की बात कही गई थी। हालांकि उस रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को बरकरार रखने की सिफारिश की गई थी। आर्टिकल 44 में यह कहा गया है कि देश में कमजोर वर्गों के उत्थान को लेकर या फिर ऐसे वर्ग, महिलाएं हैं और भी ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ अगर सरकार को लगे कि उनको कानून का उचित फायदा नहीं मिल रहा है, जिस तरह से भारतीय दंड संहिता है, भारतीय अपराध प्रक्रिया संहिता है, जब वो एक हो सकते हैं तो इस तरह से एक समान नागरिक संहिता क्यों नहीं हो सकती। और इसको लेकर गोवा में ये बहुत पहले से है, जब से पुर्तगीज से आजादी मिली है, गोवा भारत का अभिन्न अंग हुआ, उसके साथ ही ये शर्त वहां थी कि यहां समान नागरिक संहिता होगी। उत्तरांचल ने या उत्तराखंड ने सबसे पहले इसमें समिति बनाई और सर्वेक्षण का काम शुरू किया। और अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आती है, तो हो सकता है कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन जाए गोवा के बाद जो इस प्रक्रिया को शुरू करने की पहल करे, श्री गणेश करे। लेकिन पूरे भारत में यह बहुत चुनौती का विषय है, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अगर समान नागरिक संहिता होती है तो जितने पर्सनल कानून हैं, पर्सनल लॉ, पर्सनल एक्ट हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ है या फिर ईसाइयों का है, पारसियों का है और भी अन्य छोटे समुदायों का है, तो उन पर्सनल लॉज को उसमें एक रूपता लानी होगी। और वो एक रूपता फिलहाल तो मुमकिन नहीं है, यानी उनको दरकिनार करना पड़ेगा कुछ हिस्सों को लेकर। यानी जो ये 5 बड़े मुद्दे हैं, इनमें पर्सनल लॉज में जो भी कहा गया है उसे दरकिनार करना पड़ेगा और तब जाकर एक समान नागरिक संहिता हो सकती है। यानी ये सफर लंबा, पेचीदगियों से भरा, चुनौतियों से भरा है। और ऐसे में ये सफर कितनी जल्दी, कैसे, किन किन मोड़ों से गुजरकर
मंजिल तक पहुंचता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल इतना ही।